गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट की यूज से कुछ बच्चों ने पूछा है आरएसएस के बारे में। रियली सिंपल सिंडिकेशन क्या होता है, रेंडरिंग इंजन क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर किसे बोलते हैं हम लोग, और डेटा को नेटवर्क में ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। ठीक है। और ईमेल एड्रेस को अपने फ्रेंड को भेजते समय कितना वो कैसे यूज होता है और कैसे हम लोग, ठीक है, उसको डिफाइन करेंगे। ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या होता है, यूडीपी यानी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या होता है, आईआरसी, ठीक है, ये क्या होता है, बाइनरी डेटा, पोस्टकास्ट, पी टू पी, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क बोलते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो बच्चों हम इसमें से हमने इसको मैक्सिमम मैं कर ले रहा हूँ 2 या 3 पार्ट में वीडियो बन पाएगा, क्योंकि थोड़ा लार्ज हो जाएगा। क्योंकि सिंपल सिंडिकेशन, रेंडरिंग, डिजिटल सिग्नेचर और हाउ द डेटा ट्रांसफ़र, यही काफ़ी लार्ज हो रहा है वीडियो। ठीक है। तो हम इसको 2 पार्ट में आपको वीडियो सेंड करेंगे। ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे आरएसएस की। आरएसएस क्या होता है, रियल सिंपल सिंडिकेशन। चलते हैं हम इसी पॉइंट पे सबसे पहले समझते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखोगे तुम लोग, एक तो देखो ये सिंबल है। अगर किसी वेबसाइट के नीचे किसी वेबसाइट पे सिंबल दिखाई देता है तो समझो ये सिंपल सिंडिकेशन की बात हो रही है। अब सिंपल सिंडिकेशन का मतलब क्या है, याद रखो। रियली सिंपल सिंडिकेशन का मतलब ये है कि रीच साइट आप समरी, आपको कुछ वेबसाइटें बहुत पसंद आती हैं, उस वेबसाइट का नोटिफिकेशन आपको चाहिए, आपको हमेशा अपडेट मिलता रहे, तो आप क्या करोगे, ये चीज़ सब्सक्राइब करोगे। ऐसे बटन दिया होगा उसके उस वेबसाइट पे, उस वेबसाइट पे जाके सब्सक्राइब करोगे। नहीं तो फिर एक ऑप्शन आता है फिडले करके, fiddly.com पे जाइए, वहाँ से आप क्रिएट कर दीजिए। ठीक है। तो आपको भी हर वेबसाइट सब्सक्राइब कर लोगे। मतलब कि आपको जो वेबसाइट पसंद है, जो न्यूज़ चैनल पसंद है, उसको सब्सक्राइब करिए और उसकी अपडेट हमेशा आपको मिलता रहेगा। तो ये रियली सिंपल सिंडिकेशन, यानी कि ऐसा देखो, सिंडिकेशन का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। सिंडिकेशन का मतलब होता है गेदरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस साइट ऑफ इंटरेस्ट। आपको जहाँ इंटरेस्ट है, जिस वेबसाइट का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसका आप इंफॉर्मेशन अपने पास रखना चाहते हो, उसका अपडेट हमेशा अपने पास रखना चाहते हो। ठीक है। उसका अपडेट हमेशा अपने पास रखना चाहते हो तो वो सिंडिकेशन कहलाता है। ये कह रहा है ना, गेदरिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ से, वेरियस वेबसाइट ऑफ फ्रॉम द इंटरेस्ट, वहाँ से लेकर के आता है। ठीक है। आरएसएस है क्या, रियल सिंपल सिंडिकेशन का ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डिलीवर करता है क्या, रियल टाइम अपडेट, यानी हमेशा आपको करेक्ट टाइम पे अपडेट करता रहता है। किसको, यूज़र को। कैसे, अपडेट, न्यूज़, डेली पॉडकास्ट, ठीक है, या जो भी ब्लॉग्स, जो ब्लॉगर होते हैं वो ब्लॉग्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें पोस्ट, यानी वो सारी चीज़ें आपको अपडेट करके रखता है। अब ये डिपेंड करता है यूज़र के चॉइस पे कि यूज़र किसको किसको सिंडिकेट किया है, किसको किसको सब्सक्राइब किया है ऐसे पॉइंट पर। ठीक है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक आरएसएस फीडर होता है और एक आरएसएस रीडर होता है। फीडर कौन है, जो अपडेट करता है, और रीडर और एग्रीगेटर किसे बोलते हैं, जो उसको सब्सक्राइब करता है। ठीक है। फीडर न्यूज़ पोस्ट इस पे अपडेट करेगा ना, वो अपडेट करने वाला काम है। और ये आपको क्या करेगा, ये यूजर के लिए है, यानी आरएसएस रीडर और एग्रीगेटर जिसे बोलते हैं, ये सब्सक्राइब किए होते हैं, इनको अपडेट मिलता रहता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें अभी समझ आया। आरएसएस क्या है, आरएसएस गेदरिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब ये हो गया, सिंडिकेशन का मतलब है गेदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस साइट। ठीक है। आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप सब्सक्राइब करो कि नहीं करो, ये सिंपल याद रखना। अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको कैसे करते हैं। ठीक है। ये वो चीज़ है, समझा ना। आरएसएस में इसका बेनिफिट फ़ायदा क्या होगा, अगर मैं आपको एक दिखा दूँ, एक चीज़ आपको दिखाऊँ, जस्ट वेट। एक ब्लॉग मेरे पास है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड then we see that, just wait। मैं एक, ठीक है, मैं यहाँ से आपको एक वेबसाइट है, साउथ साउथ मिलाउड, ठीक है, और ब्लॉग है, हर्ष अग्रवाल का ब्लॉग है, वो बहुत काफ़ी पुराना है। ठीक है। तो साउथ मिलाउड पे अगर मैं जाऊँगा, क्लिक करूँगा, ये देखिए, ये ब्लॉग है उसका। अब इस ब्लॉग के मैं नीचे जाऊँ तो मुझे एक बटन मिलेगा, देखो ये वो बटन है, जस्ट वेट, व्हाट इज दिस,
ठीक है। शाउट मेल आउट पे देखिए ये बटन है, इसी बटन को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, यही बटन है जो आपका आरएसएस रियल सिंपल सिंडिकेशन क्रिएट करता है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको एक पेज अलग से खुला ये दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए चूज योर रीडर, आप क्या रीड करना चाहते हैं, यहाँ से फिट डायमेंस, नेट न्यूज़ वायर, नेट फायर, ठीक है, यहाँ से आपको जो चाहिए वो आप यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्सक्राइब करने का ज़रूरत है, ठीक है। और ये देखो फिडली है, फिडली वो वेबसाइट है जहाँ से आपको ये सब क्रिएशन देता है, ये सब क्रिएट करने के लिए फिडली ही है, ठीक है। हम लोग फिडली वेबसाइट, fiddly.com एक वेबसाइट होता है, उस पर जाइए, वहाँ पे अपना लॉगिन करिए, और लॉगिन करके जिन जिन वेबसाइटों से आप नोटिफिकेशन चाहते हैं, जिन जिन वेबसाइटों का अपडेट चाहते हैं, उनको जाके सब्सक्राइब करिए उसके थ्रू, समझेगा ना। तो ये शाउट मेल आउट को मैंने सब्सक्राइब किया, देखो इसके सारे न्यूज़ेज देखो यहाँ पे। करंट फीड, उसका कंटेंट क्या था, पहला कंटेंट है कि 5 बेस्ट वर्डप्रेस इंस्टाग्राम प्लगइन इन द इंस्टाग्राम फीड, उसका है। एसईओ टेस्टिंग द रिव्यू गूगल सर्च कंसोल द स्ट्रॉइड, ये अभी अपडेट है उसका, उसके लेटेस्ट की अपडेट है। किसके लेटेस्ट की अपडेट है, शाउट मेल आउट, ठीक है, ये ब्लॉग बताता रहता है, समझ आएगा ना। तो ये है आप fiddly.com, जैसे मैं fiddly.com पे जाता हूँ, और फिडली पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे तब तक आपको आगे प्रोसेस प्रोसीड होगा ही नहीं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ fiddly.com पे, देखिए यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मांगा ना, तो आप अपने लॉगिन करिए, और लॉगिन करने के बाद क्या करिए, गूगल से यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल, और लॉगिन करने के बाद आपको सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है, कि किस किस चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, किस किस वेबसाइट को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं। ये देखो ये वो बटन है, ठीक है, ये वो बटन है। इस बटन को हम लोग मैं इसको एक मिनट इंस्ट्रक्शंस में करके देखता हूँ, थोड़ी बहुत इसी कोडिंग भी देख लो आप। ये देखो मैं इसी बटन की बात कर रहा हूँ, इस बटन की, इसको हम लोग बोल रहे हैं आरएसएस, ठीक है। देखो इस बटन की थोड़ी सी कोडिंग आप देख लो, यहाँ पे आपको कोडिंग भी दिखाई दिएगा, ये देखिए इसका एक कोडिंग है, ठीक है। ये हम लोग ये बेसिकली ये सारे काम करते हैं, समझा ना। तो ये करना क्या है, ये बना क्यों है, तो ये बना इसीलिए है कि आप इस पे जा करके, ये बटन बना है, अगर आप इस पे जाके सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको इस चीज़ का आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपको पसंदीदा वेबसाइट का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, समझा रहा ना। तो यही इसका मतलब है, ठीक है। तो आप यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं, समझा ना। या आप fiddly.com पे जाइए, आप fiddly.com पे जाइए और वहाँ से ये चीज़ें करिए। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया, ठीक है, बात समझ में आई ना। तो ये तुम्हारा है आर एस एस डिजिटल आर एस एस, क्या बोलते हैं इसको, रियली सिंपल सिंडिकेशन, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। अब फीडर को मतलब जो अपडेट करने वाला होता है, जो वेबसाइट वाला होता है, उसका कुछ बेनिफिट होता है या आपका कुछ बेनिफिट होता है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर बात करें, जस्ट वेट, ठीक है, हम बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, आरएसएस की बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है नो इम्पैक्ट ऑन योर साइट्स ऑन द ऑफ द रैंकिंग, ठीक है। आप जैसे कि वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ जाएगी, नहीं, ठीक है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझा है ना। ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं लोग, ठीक है, एक अपडेट रहने के लिए लोग यूज़ कर रहे हैं। आरएसएस ओनली हेल्प लाइक गूगल, जैसे गूगल सर्च इंजन आपका इंडेक्सिंग में हेल्प करता है ना, जैसे मैंने कहा सर्च इंजन इंडेक्सिंग में हेल्प करता है, वैसे ही आपको इंडेक्सिंग में हेल्प करेगा कौन, आपका ये आरएसएस, आपको नोटिफाई करने के लिए। इट ऑलवेज नोटिफाई अपडेट द कंटेंट ऑफ योर चॉइस, आपके चॉइस के कंटेंट को हमेशा अपडेट करता रहेगा कि हाँ कोई चीज़ें पोस्ट आई हैं कि नहीं आई है, पोस्ट अगर आई हैं तो आपको तुरंत वो इन्फॉर्मेशन दे देगा, समझा ना। तो हमारे पास बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आरएसएस के थ्रू जान सकते हैं, ठीक है। हाँ, इससे एक चीज़ होगा कि बूस्ट ऑफ इंगेजमेंट बढ़ेगा, अगर जो जो लोग सब्सक्राइब किए होंगे, जो यूजर सब्सक्राइब किया होगा वेबसाइट के नोटिफिकेशन के लिए, तो इससे क्या होता है, इंगेजमेंट बढ़ जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग उस पर होल्ड रहते हैं। जैसे यूट्यूब चैनल पे बहुत जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर रहेंगे, तो उतनी ज़्यादा उम्मीद रहती है, उतनी ज़्यादा व्यूज़ आने की उम्मीद रहती है, ठीक है, उतनी ज़्यादा इंगेजमेंट की चांसेस रहती है, इसीलिए कहा जाता है सब्सक्राइब माई चैनल, सभी लोग इसीलिए बोलते हैं, तो इंगेजमेंट भी उतना ज़्यादा ही रहता है, समझेगा ना। तो ये बूस्ट ऑफ इंगेजमेंट मैट्रिक्स एंड द वैल्यू ऑफ द योर पेजेस, जाहिर सी बात है, अगर आपके वेबसाइट पे इंगेजमेंट ज़्यादा रहेगी, ठीक है, तो इसका बेनिफिट यह मिलेगा कि गूगल की नज़र में आपकी पेज की वैल्यू बढ़ेगी, समझेगा ना।
तो ये चीज़ है। बाकी मैंने आपको बताया अभी feedly.com पे जाइए, वहाँ से लॉगिन करिए और लॉगिन करके ये काम सारा कर सकते हैं, आप सिंडिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, साउथ मिल आउट अभी ब्लॉक हर्ष अग्रवाल का था, मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, वहाँ पे एक बटन बना हुआ था। ठीक है, वो वही बटन उसका सिंबल है, आरएसएस का वही सिंबल है सिंडिकेशन का। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो ये हो गया आरएसएस के बारे में। अगर अभी भी कुछ नहीं समझ में आया होगा तो ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ये सिर्फ समझ लो कि आरएसएस क्रिएट किया जाता है अपडेट रखने के लिए, अपने अपने पसंद की चॉइस के। अपने पसंद का कोई वेबसाइट है, उसके कंटेंट मुझे बहुत अच्छा पसंद है, अगर उस पर कुछ आता है तो मुझे अपडेट मिलता रहे, मुझे नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो आप उसको सब्सक्राइब करेंगे। आजकल देखते हैं ना, आज एलाउ 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 एलाउ, आप जाते हैं किसी वेबसाइट तो एलाउ करता है, तो एलाउ करने लगा वो सिंडिकेशन क्रिएट कर रहा है आपके लिए। समझा रहा ना? जैसे आप एलाउ कर दोगे तो आपको नोटिफाई करता रहेगा, नोटिफाई करता रहेगा, नोटिफाई करता रहेगा। समझेगा ना? लेकिन ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये थोड़ा पुराना है लेकिन बहुत सही है। ठीक है, ये तो आजकल खुद की वेबसाइटें जनरेट करके दे देती हैं, ले लीजिए, अब बस अलाउ करिए, मैं आपको नोटिफाई करती रहूँगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आरएसएस बहुत पुराना है, बहुत पहले से ही काम करते आ रहा है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं हमें हर वेबसाइट के डिटेल्स को मिलता रहता है, हर वेबसाइट का डिटेल, कौन से वेबसाइट पे कौन सा डिटेल मिला है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आरएसएस के बारे में। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, और रेंडरिंग इंजन, जो हमारा अगला क्वेश्चन था बच्चों के द्वारा, एक था रेंडरिंग इंजन। ठीक है बच्चों, रेंडरिंग इंजन क्या होता है? अगर हम रेंडरिंग इंजन की बात करें तो इट मीन्स द ट्रांसलेट ऑफ इंटरप्रेट इनटू द अनदर लैंग्वेज। पहली बात तो आप वेब ब्राउज़र को जानते हो, वेब ब्राउज़र जानते हो ना? वेब ब्राउज़र काम कैसे करता है मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया भी था। तो पहले तो यूज़र इंटरफेस, यूज़र का होना ज़रूरी है कि यूज़र कैसे वेब ब्राउज़र से कनेक्ट होगा, उन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फिर आपका सर्च इंजन यानी ब्राउज़र इंजन, जो जिसपे आप जाकर के बॉक्स में एंट्री करते हो और वहाँ से सर्च करते हो। फिर उसके बाद ये जब ब्राउज़र सर्च करता है तो उनके बीच में बहुत सारे आते हैं, क्राउलिंग होता है ना, नेटवर्किंग होता है। ठीक है, बहुत सारे लैंग्वेज के पेजेस होने चाहिए, तो उन सब चीज़ों को याद रखिएगा। ब्राउजिंग इंजन के बाद जितने हम लोग पढ़े थे, वेब क्राउलिंग पढ़े थे, ठीक है, वो इंडेक्सिंग करता था, फिर नेटवर्क इस्टेब्लिश होता था, ये सारी चीज़ें जो होती थी ना, इनके बीच में इन इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के बाद उसमें से एक जो लैंग्वेज होती थी, याद रखिएगा, जो लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, इंटरप्रेट लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसा हो सकता है? कोई एचटीएमएल पे पेज बनाया होगा, कोई एक्सएमएल पे पेज बनाया होगा, कोई सीएसएस पे पेज बनाया होगा, कोई एक्सएसएल पे बनाया होगा, या कोई आपका पीएचपी पे बनाया होगा, कोई डॉटनेट पे बनाया होगा। तो उन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, विजुअलाइजेशन, क्योंकि देखो वो तो टेक्स्ट था, अब उसको इंटरप्रेट कर रहा है, उसको रीड करके इंटरप्रेट कर रहा है, उसको बदल रहा है कि उसको कैसा वेब पेज दिखाना है। ठीक है, एक तरह इंटरप्रेटर की तरह काम कर रहा है तुम्हारा रेंडरिंग इंजन। रेंडरिंग इंजन इसीलिए बनाया गया है ताकि आपको जो उस कोड है, उस कोड का विजुअलाइजेशन क्या होना चाहिए, उसको कैसे मैं उस कंटेंट के बॉक्स में दिखाऊं। ठीक है, वो इसका काम होता है रेंडरिंग इंजन का। जो आपको वेबसाइट दिखाई देती है ना, अच्छा कभी कभी आप ओपन करते हो तो आपको देखने को मिलता है कि सिर्फ टेक्स्ट ही दिखाई दे रहा है, उसका ग्राफिक्स हमको नहीं दिखाई दे रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, होता है ना, नेटवर्क, बैड नेटवर्क की चलते वजह से। तो क्या होता है, वो रेंडरिंग ऑटोमेटिक तुरंत ही, देखो जैसे ही आप किसी वेबसाइट क्लिक करते हो वो तुरंत वहीं पे रेंडरिंग क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता रहता है। अगर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो वो देखो आपको बस टेक्स्ट दिखा के छोड़ देता है। ठीक है ना? तो ये धीरे धीरे चलते रहते हैं, तो वही रेंडरिंग है। रेंडरिंग का काम क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना। ठीक है, इसीलिए अब रेंडरिंग, ये तो रेंडरिंग का मतलब समझ लिए। अब रेंडरिंग इंजन क्या है? रेंडरिंग इंजन एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट है, उसी ब्राउजर का कंपोनेंट है, जिसका काम होता है ट्रांसलेट करना, ठीक है, मैसेज या डॉक्यूमेंट को रिट्राइव करना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को, और उसको ग्राफिकल विजुअलाइजेशन देना। ठीक है, उसको ग्राफिकल विजुअलाइजेशन देना, यही इसका काम है। ठीक है, और इसके बाद बच्चों अगर हम और बात करें, ठीक है, तो आपको भी समझाया है, यूजर, ब्राउजर इंजन्स, ठीक है, रेंडरिंग इंजन्स, ठीक है, बाकी नेटवर्किंग, इंटरप्रेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आपने बाद में समझा था। ठीक है, तो रेंडरिंग इंजन का काम क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना। ठीक है, और भी बच्चों इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे हम समझते हैं। याद देखिए, रेंडरिंग इंजन कुछ है जैसे कि कौन कौन क्या करता है, जैसे क्रोम और ओपेरा ब्लिंक रेंडरिंग इंजन का यूज़ करते हैं।
एक ब्लिंक करके रेंडरिंग इंजन का यूज है जहाँ पे C++ लैंग्वेज को इंटरप्रेट करता है। विजुअला फायरफॉक्स, ठीक है, गाइको करके एक आता है, उसको यूज करता है। एप्पल, सफारी, ब्लैकबेरी, क्रोम, ये वेब ब्राउजर्स क्या करते हैं, वेब किट्स को यूज करते हैं। ओपेरा है, ये भी प्रेस्टो को यूज करता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये ट्रीडेंट को यूज करता है। तो ये बेटा ये रेंडरिंग इंजन है, ठीक है, जो डिफरेंट जो लैंग्वेज को डिकोड करके, ठीक है, ओवरऑल अगर हम समझा जाए, यहाँ पे लिखा मैंने, ओवरऑल यूज टू प्रोवाइड द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूआरएल। किसी यूआरएल पे जो डॉक्यूमेंट रखा गया है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को, उनको रिप्रेजेंट करना, ग्राफिकल्स में रेंडरिंग इंजन का काम होता है। तो हर रेंडर इंजन, हर ब्राउजर के पास अलग अलग रेंडर इंजन होता है। वो ये यहाँ पे लिखा गया है, ब्लिंक है, गाइको है, वेबसाइट है, प्रेस्टो है, ट्रांजिशन है। ओवरऑल यही सिर्फ कहने का मतलब था। जैसे कि HTML कोड है, मान लो हमारे पास, मान लो किसी वेबसाइट HTML कोड में बना हुआ है, ठीक है, तो रेंडरिंग ने उसको लिया, एक्सेप्ट किया, इंटरप्रेट किया, और इंटरप्रेट करने के बाद उसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, इंटरप्रेट करने के बाद क्या कर दिया, उसको रिप्रेजेंट कर दिया। HTML कोड, रेंडरिंग, इंटरप्रेट एंड रिप्रेजेंट। बस समझ में आया ना बच्चों, यही वो चीज़ है जो आपको रेंडरिंग इंजन के बारे में बताती है। तो रेंडरिंग इंजन समझ में आ गया। रेंडरिंग इंजन क्या है, रेंडरिंग इंजन क्या है बच्चों, रेंडरिंग इंजन रिप्रेजेंट करता है आपके कुछ डिफरेंट चीज़ों को जो कोड में होती हैं। जैसे कोई वेब पेज कोड में है, अब वो डायरेक्ट आकर के आपके सामने तो डिजाइन दिखाई नहीं देगा, ठीक है, तो उसको उसको ग्राफिकल विजुअलाइजेशन देने का काम जो करता है रेंडरिंग इंजन करता है। क्लियर है ना। चलिए अब हम आते हैं डिजिटल सिग्नेचर पे। अगला क्वेश्चन था बच्चे का, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, पहले आप समझ लो। कभी आप फॉर्म फिलअप करते हो, आप कैप्चा फिल करते हो ना, कभी कभी आपको आता है ना, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करने के लिए क्लिक करते हो, या कभी कभी आपके फॉर्म पे मैथमेटिकल ऑपरेशन आता है कि 3+2 क्या होगा, इसको फिल करके दिखाओ। कभी कभी OTP का नाम सुने होगे, तो OTP थोड़ा अलग है, याद रखिए OTP थोड़ा अलग चीज़ है। बाकी मैं चीज़ों की बात कर रहा हूँ, कैप्चा की बात कर रहा हूँ, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन का ऑप्शन दे देता है, आई एम नॉट रोबोट का ऑप्शन दे देता है, चेक बॉक्स फिल करते हो। तो बेटा ये डिजिटल सिग्नेचर की तरह काम करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब, जैसे मैंने एक आपको व्हाइट पेज दे दिया और बोला कि अपने पापा का यहाँ सिग्नेचर करा लेना या दादाजी का सिग्नेचर करा लेना, तो आपके दादाजी आपके पापा जी शायद सिग्नेचर उस व्हाइट पेज पे नहीं करेंगे, क्योंकि दे नो, क्योंकि ये मेरी अथॉरिटी है, ये मेरा पावर ऑफ अटर्नी है। अगर इस पर कुछ किसी बंदे ने गलत लिख दिया, किसी बंदे ने बोल दिया मेरी सारी जायदाद आपकी सारी जायदाद मेरी हो गई, ठीक है, इस तारीख को मैं ये ऐलान करता हूँ, अगर उसके नीचे आपके पिताजी का आपके दादाजी का सिग्नेचर मिल जाए तो वो क्या होगा। तो मतलब ये है कि अपना पावर ऑफ अटर्नी मेरे को दे रहा है, मतलब उस बात पे, उस पॉइंट पे उन्होंने कह दिया कि इस पे अब हक आपका है, इससे मैं अब नहीं मुकर सकता हूँ, जो मैंने ये लाइन लिखी है इसको मैं सत्य मान रहा हूँ, ये मेरा ट्रू है, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको वैलिड कर रहे हैं अपना सिग्नेचर दे करके। तो वही चीज़ है कि डिजिटल, यानी कि अगर हम इन चीज़ों को डिजिटलाइज कर दें, आपके सिग्नेचर को डिजिटाइज कर दें, तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। कैप्चा है या लॉजिकल कैलकुलेशन आता है, आपको दिखता है ना, आई एम नॉट रोबोट, ऐसी चीज़ें जब आप चेकबॉक्स लगाते हो वो क्या है, वो डिजिटल सिग्नेचर की तरह काम कर रहा है। तो फिर आप पीछे मुकर नहीं सकते हो, आप उन चीज़ों को पीछे से मुकर नहीं सकते हो। यानी कि मैंने कहा डिजिटल सिग्नेचर इज द मैथमेटिकल स्कीम फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी डिजिटल कोड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो ऑथेंटिकेशन देता है। डिजिटल सिग्नेचर गारंटी द ऑथेंटिसिटी टू द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और मैसेज, किसी इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती हैं उसको वेरीफाई करता है। जैसे आपने कोई फॉर्म भरा और फॉर्म के लास्ट में आपने कैप्चा भर दिया, तो कैप्चा आप क्या करेगा, वो वेरीफाई कर रहा है कि आप इससे मुकर नहीं सकते हो, ये आपका है, ये आपने लिखा और करेक्ट फॉर्म भरा, ठीक है। कैप्चा जैसे फिल कर देते हो, तो वो जैसे ही कैप्चा जाता है वहाँ पे ना, जैसे वो जिस कैप्चा को आपने भरा, अगर वो कैप्चा जैसे उसके पास जाता है तो कहता है हाँ ये तो कैप्चा करेक्ट भरा हुआ है, तब वो जाके एक्सेप्ट करता है कि ये फॉर्म का जो फॉर्म का सारे मैसेज हैं, जो फॉर्म में सारी चीज़ें भरी गई हैं, ये करेक्ट हैं, ठीक है। अगर कैप्चा गलत जाता है बच्चों को, तो वो आपको फॉर्म फिर से भरने को कहता है, समझ रहे ना। तो ये डिजिटल सिग्नेचर है। इससे बेनिफिट क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, ये तो पहले आपको ऑथेंटिकेट करेगा, ठीक है, नॉन रेपुडिएशन करेगा और नॉन रीयूजिबिलिटी करेगा। जैसे कि सबसे पहले बात है ऑथेंटिकेशन का मतलब, आप जैसे कैप्चा या लॉजिकल मैथमेटिक्स भरते हो तो आपको वेरीफाई कर देता है कि हाँ आप सही पर्सन हो, ठीक है। दूसरा है नॉन रिपुडिएशन, आप पीछे नहीं हट सकते। जब एक बार आपने कैप्चा भर दिया, फिल कर दिया, फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद कहा नहीं मेरा इन्फॉर्मेशन गलत है, मैंने गलत भरा हुआ है,
तब आपको वो परमिशन नहीं देगा, बोलेगा नहीं ये आपका ही है, आपने ही ये किया है, क्योंकि मैंने इसको सही तरीके से किया था, मैंने डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ही आपको एक्सेस करने को बोला था। तो वहां से आप पीछे नहीं हट सकते, यही नॉन रिप्रोड्यूशन का मतलब होता है। आप बैक हटने की कोशिश नहीं कर सकते, आप उससे मुकर नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद है नॉन रीयूजेबिलिटी। फिर दोबारा उस कैप्चा का यूज आप ही नहीं कर सकते हो। क्या वही कैप्चा दोबारा यूज करोगे? कोई ओटीपी आया तो क्या उसको आप दोबारा यूज करोगे? ठीक है, उस चीज़ को फिर दोबारा यूज नहीं कर सकते हो, नॉन रीयूजेबल यूजर ही नहीं यूज कर सकता है। ठीक है, एक बार वेरीफाई हो गया, बात खत्म वहीं पे। अब कुछ और अगला पॉइंट करिए, तब उसमें समझ में आएगा। तो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज ये बच्चों है कि इट कन्फर्म द मैसेज वॉज नॉट अल्टर्ड। कहने का मतलब है, जैसे आप कैप्चा या आप मैथमेटिकल टूल या 3+2 या कुछ भर के भेज देते हो, तो वो ये कंफर्म करता है, जहाँ पे वो एडमिन होता है जो सबमिट करता है, वो ये कंफर्म कर लेता है कि मैसेज कहीं से अल्टर नहीं हुआ, मैसेज जो यूजर ने जो लिखा वही चीज़ मेरे पास भी आया। ठीक है, उस कैप्चा के थ्रू ये पता चलता है। सेकेंड है, डीएस आर द इजिकली ट्रांसपोर्टेबल, यानी डिजिटल सिग्नेचर जो होता है बच्चों, वो आसानी से ट्रांसपोर्टेबल होता है, कोई बीच में उसको एक्सेस नहीं करता है, कोई से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, इसी वजह से डिजिटल सिग्नेचर लगाया गया। मैसेज क्या होता है, और जैसा मैं तुमको समझाऊँ, अगर इसको समझा जाए, हम लोग ऐसे समझते हैं, मान लो ये आपका एक मैसेज है, ये आपका डिजिटल सिग्नेचर है, ठीक है। अब ये दोनों जैसे ही जाएंगे तो ये दोनों अटैच होके जाते हैं। क्या होता है बच्चों? अटैच होके जाते हैं। तो अटैच होके जाते रहेंगे और जाके एडमिन के पास जैसे ही जाएंगे, तो एडमिन आपके मैसेज को पहले नहीं चेक करेगा, एडमिन आपके डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा। अगर डिजिटल सिग्नेचर करेक्ट रहा, तब वो क्या करेगा, तब वो आपके मैसेज को एक्सेप्ट कर लेगा। समझा ना? यानी बीच में कोई अगर इसको छेड़ता है तो वो डिजिटल सिग्नेचर को छेड़ेगा, डिजिटल सिग्नेचर छेड़ने नहीं देगा, क्योंकि वो ऐसा साइफर टेक्स्ट की तरह होता है, कोई समझ ही नहीं पाता उसे। ठीक है ना? तो जैसे ही गया डिजिटल सिग्नेचर अटैच होकर जाता है, मैसेज के पास जाता है, फिर लास्ट में डिजिटल सिग्नेचर को ही वेरीफाई पहले किया जाता है, वेरीफाई करने के बाद आपके मैसेज को वेरीफाई किया जाएगा, यहाँ आपका मैसेज गलत है कि सही है। समझा ना? ठीक है, तो वही चीज़ है, कोई इजीली इसको करने का इजीली ट्रांसपोर्टेबल हो जाता है। इट कैन नॉट इमिटेड बाय समवन, किसी के द्वारा इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता है डिजिटल सिग्नेचर को, क्योंकि ये सबसे सिक्योर तरीका है। ठीक है, इसके बाद है सेंडर कैन नॉट इजिली रिपुडिएट इट लेटर, फिर बाद में वो मुकर नहीं सकता है, सेंडर खुद नहीं मुकर सकता। जब ये वैल्यू एक्सेप्ट कर ली जाएगी तो आप उसको मुकर नहीं सकते हो, आप ये नहीं कर सकते ये मेरा डिटेल नहीं है, ये मेरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने इसके ऊपर एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने उस पर सिग्नेचर नहीं किया। ठीक है, फिर आप मुकरने से नहीं बच सकते हो, वो वैल्यू एक्सेप्ट हो गई तो एक्सेप्ट हो गई एक बार। ठीक है, अब उसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो ये इसका बेनिफिट है, इसका लॉस है। तो हो जाएगा ना? तो बस आज के लिए ये होगा डिजिटल सिग्नेचर। समझ आएगा ना? हमने रेंडरिंग इंजन डिजिटल सिग्नेचर पढ़ा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो ऑनलाइन क्लास में जरूर पूछिएगा, आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा आज का, और बाकी चीज़ें कल डिस्कस कर लेंगे। डेटा ट्रांसमिशन, कि डेटा कैसे नेटवर्क पे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो डेटा ट्रांसपोर्ट करने के कई तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, अगर सिंपल सा समझे कि नेटवर्क में डेटा कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, तो हमने पहले भी आपको बोला कि डेटा ट्रांसपोर्ट होता है वो पैकेट स्विचिंग के थ्रू। कैसे होता है? पैकेट स्विचिंग के थ्रू। पैकेट स्विचिंग क्या होता है? पैकेट में, छोटे छोटे पैकेट में जाता है, छोटे छोटे पैकेट में जाता है। पैकेट का मतलब जो मैसेज आपका है वो पैकेट्स की यूनिट में टूट जाता है, पैकेट्स के यूनिट में टूट जाता है। ठीक है, उस पैकेट्स के पास दो चीज़ होती हैं, वो एक पैकेट के पास तो उसका मैसेज रहेगा, यानी जिसको डेटा बोलते हैं, और उसके पास हेडर रहेगा। देखो मैं यहाँ पे डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये बात समझो पहले आप, एक मिनट। हाँ, ये देखो, ये आपका पैकेट है। ठीक है, ये पैकेट है, इस पैकेट में देखो ये वाला पार्ट हेडर है और ये वाला पार्ट डेटा, यानी कि आपका मैसेज है। ठीक है, हेडर में क्या होता है? हेडर हमेशा याद रखिएगा, हेडर कंटेन करता है आपका एड्रेस। किसका एड्रेस? सोर्स का और डेस्टिनेशन का, दोनों का एड्रेस कंटेन करता है, कि मैं मैसेज कहाँ से लेके जा रहा हूँ, कहाँ तक मुझे भेजना है। ये हेडर के इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, बाइनरी कोड में, समझा ना? और डेटा क्या होता है? डेटा क्या होता है तुम्हारे बच्चों? डेटा क्या होता है? मैसेज होता है, जो आपने मैसेज राइट किया है वो है। ठीक है, और ऐसे ही मैसेज इसमें नहीं है, मैसेज अभी ये नहीं है पूरा कंप्लीट मैसेज नहीं है, मैसेज ऐसे ही कई पैकेट्स होते हैं।
बच्चों ऐसे ही कई पैकेट्स होते हैं, मैं एक पैकेट की बात कर रहा हूँ, एक पैकेट में हेडर और डेटा मैसेज होता है। ऐसे कई पैकेट होते हैं जो जा करके बाद में जो डेस्टिनेशन पे रिसीवर होता है उसको फिर से डिकोड करता है, उसको फिर से एक्सेप्ट करता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, एट द डेस्टिनेशन डेटा आर द इंटरेक्ट बाय द रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल मैसेज। ठीक है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करके ओरिजिनल मैसेज एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, ये डेस्टिनेशन पे जाके होता है, समझ ना। तो पैकेट हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर सेंड कर सकते हैं पैकेट के थ्रू, और पैकेट कई सारे यूनिट्स होते हैं, एक ही यूनिट का नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हर यूनिट्स में ये चीज़ें रहती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो ईच पैकेट हैज द मैक्सिमम साइज कंसिस्टिंग ऑफ द हेडर एंड डेटा। हर पैकेट के पास मैक्सिमम साइज होता है, और उसमें कंसिस्ट वो क्या करता है, हेडर उसके पास होता है और डेटा होता है। ठीक है, तो डेटा या तो आप दिख रहा है, हेडर पार्ट दिख ही रहा है। एक बात और याद रखिएगा कि अगर टोटल लेंथ निकाले किसी पैकेट्स का तो 16 बीट का होता है। किसी पैकेट का जो टोटल लेंथ होता है बच्चों वो 16 बीट होता है। अब 16 बीट की अगर बात कर ही लिए तो एक बात और समझ लो कि इसमें हम एक चीज ऐड कर सकते हैं कि लेंथ 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 ऑफ मैसेज की बात कर लेते हैं, लेंथ ऑफ मैसेज की बात कर लेते हैं कि आपका मैसेज का लेंथ कितना होगा। ये तो टोटल लेंथ हो गया ना। अब मुझे हेडर वाला पार्ट निकालना पड़ेगा। मुझे हेडर वाला पार्ट यानी कि लेंथ टोटल लेंथ माइनस, हम लोग टोटल लेंथ माइनस कर देंगे हेडर के पार्ट को। ठीक है, हेडर के पार्ट को और इंटू 4 कर देते हैं। ठीक है, चलो ये शायद गलत हो गया, एक मिनट को, ये तो अभी तो वहाँ से समझ में आने वाला नहीं है। नहीं ठीक है, चलो इस पॉइंट को भी हटाते हैं। कहने का मतलब है अभी तुम समझ भी नहीं पाओगे। ठीक है, फार्मूला सही, फार्मूला गलत नहीं है। फार्मूला क्या है कि टोटल, अगर तुमको लेंथ, अभी मैसेज का तुमको लेंथ जानना है, मैसेज का लेंथ कितना है, तो हम उसको टोटल लेंथ माइनस हेडर इंटू 4 कर देते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन वो सही था, वो गलत नहीं है। तो कहने का मतलब ये बच्चों कि एक बार फिर समझ लीजिए कि डेटा ट्रांसमीटर ओवर द इंटरनेट पैकेट स्विचिंग में होता है, पैकेट में होता है, और हर पैकेट में दो पार्ट होता है, हेडर एंड डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, हेडर के पास डेस्टिनेशन और सोर्स का एड्रेस होता है, और डेटा ट्रांसमिशन आपका मैसेज होता है। ठीक है, ऐसे कई सारे पैकेट्स होते हैं जो डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, और वहां जाने के बाद फिर से रिकंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ओरिजिनल मैसेज में। समझ में आ गया ना। तो ऐसे एड्रेस से ट्रांसफर होता है टीसीपी आईपी पे। ठीक है, जो ये सब काम करते हैं। ओके, आईपी की बात करें, आईपी में ही होता है ये सब, इंटरनेट प्रोटोकॉल में ही होता है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आज का। बाकी हम लोग बात करते हैं जो अगले अगले क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये काफ़ी वीडियो लाभ हो जाने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।